जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम परीक्षण 14 पर आ गए हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 13 तक परीक्षण हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उनको नहीं देख पाए हैं तो जाकर उनको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसके आगे भी हम परीक्षण को अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रश्न है, 56 मजदूर किसी खेत की कटनी को 8 दिन में कर सकते हैं, तो कटनी को 7 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न में दिया है। यहां पर यह बात तो बता दिया है कि 56 मजदूर कितने दिन में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, खेत की कटाई को 8 दिनों में। और पूछ रहा है कि 7 दिनों में समाप्त करने के लिए, मतलब दिन की संख्या यदि कम करना पड़े तो मजदूर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न में यह भी बोल दिया है कि कितने और अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, अधिक मजदूर की आवश्यकता होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले यह देख लें कि एक दिन में यदि हमको समाप्त करना रहे तो कितना मजदूर की आवश्यकता होगी। तो 8 दिनों तक 56 मजदूर चाहिए, 8 दिनों तक 56 मजदूर। तो एक दिन में 56 अट्ठे चाहिए, एक साथ ही काम करना है एक ही दिन में। तो हल कर लेते हैं इसका। 8 छिक्का 48, हाथ में आया 4 और 8 पंचे 40 और एक 4 हो गया 44। मतलब एक दिन में यदि समाप्त करना रहे तो एक दिन में कितना मजदूर चाहिए? 448 मजदूर चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि 7 दिनों में कितना, कितना भी नहीं, 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और अधिक बोल रहा है। कितना संख्या नहीं पूछा है, कितने और अधिक चाहिए, किससे? 56 से और कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि 7 दिनों में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने मजदूर चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो 448 मजदूर एक दिन का था, तो 7 दिनों के लिए इसको 7 से भागित करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 छिक्का 42, 44 में 42 गया, बच गया 2, 8 के सामने में आ जाएगा तो हो जाएगा 28। तो 7 चौक 28, मतलब 64 मजदूर चाहिए 7 दिनों तक। ठीक है, और ये 64 मजदूर 56 मजदूर से कितना अधिक है, तो इसको घटा लेते हैं। कितना अधिक होगा? यहां से 1 हासिल गया तो ये 14 में 6 गया तो 8, और यहां पर अब 5 बचा है, ये तो हो गया कट। तो 8 मजदूर ये चाहिए। ठीक है, आज 8 मजदूर और अधिक मजदूर चाहिए। तो ये डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ पाए तो एक बार और फिर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगला जैसा प्रश्न है कि 1/16 कितने प्रतिशत के बराबर है? 1/16 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो प्रतिशत में हम जैसे हल करते हैं तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये तो बात आपको पता ही होगा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं कि इसको कटा के देखते हैं। तो 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और एक शून्य का शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, फिर 5 में 4 गया, बच गया 1 और ये 1 शून्य के आगे जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम 25/4 हमको मिल गया, इसको हम कर देते हैं मिश्र भिन्न में, ये विषम भिन्न है। तो होगा ये कि 25/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक्का 24। ठीक है, 25 में 24 गया, बच गया 1, मतलब पूरा पूरा संख्या में हम देखें तो 6 आया है, 1 शेष आया और बटे 4, ये इतना प्रतिशत के बराबर होगा। तो 6 सही 1/4, ये ऑप्शन ए देखिए, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें कि 45 छात्रों में से 9 छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए? फेल का आंकड़ा दिया है, फेल का आंकड़ा कितना दिया है कि 45 में कितने फेल हैं? 9। तो हम यहाँ पर
9 को घटा करके कितने पास हुए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एक उधार लिया तो ये 15 में 9 गया तो आ जाएगा 6 और ये बचा है अब 3, मतलब 36 क्या हैं, पास हैं। 9 तो फेल हैं, 36 क्या हैं, पास हैं। और ये 36 कितने में पास हैं, 45 में। तो 45 में ये 36 पास हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिख लिए। इसको क्या करना है, कितने प्रतिशत पास हुए ये पूछा है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कट रहा है तो कटा लेते हैं। ये देखते हैं कि 5 9 45 और ये 5 दूनी 10 और ये शून्य का शून्य। फिर और कटाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक, और अभी ये नीचे में एक आ गया, ऊपर ऊपर में हम देखते हैं 20 चौक 80, 80% जो हैं पास हुए। तो क्या है ऑप्शन में, जी हाँ बी ऑप्शन देखिए, 80% पास हुए। अगला प्रश्न हम देखें तो है कि 80 का कितना प्रतिशत 30 होगा। 80 का कितना प्रतिशत, मान लो 100% क्या होगा, 30 होगा। व्यंजक के रूप में हम इस प्रकार से लिख लें। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करें तो क्या होगा, 80 गुणा 100% मतलब 100/100 और 30 का 30। अगले स्टेप में करेंगे क्या, हम यहाँ पर 100/100 को एक तरफ रख लेते हैं और 80 को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 30/80। अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये कर सकते हैं कि 100 को एक तरफ रखें और 100 को फिर इधर पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा 30/80 और इधर जो भागित हुआ है इधर आकर के ऊपर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ये कट गया ये कट गया, ठीक है, और कट रहा है तो देखिए ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 2 पंछे 10। ठीक, उसी तरीके से ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें से 3 में 2 गया, बच गया 1, 2 पंछे 10। ठीक, ऊपर में आ गया 15 पंछे, 15 पंछे हो जाएगा आपका 75, 75/2। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको कर लेंगे 75/2 को, 75/2 को हम 75 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, उतारे 5, फिर 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया, बच गया 1, यानी पूरा पूरा जो भाग गया हुआ था 37 और 1 आया है शेष और 2 के जगह में 2 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 37 1/2, देखिए ऑप्शन है क्या, जी हाँ ये देखिए डी ऑप्शन 37 सही 1/2% इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुत ही इजी है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए इसको तो सबसे पहले ही आप लोग जब पढ़े होंगे तो इसको जाने होंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो गणना करने के काम आए। अब गिनते हो तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हो, शून्य से तो नहीं करते, एक से ही करते हो, 1 2, तो एक से शुरू कर रहे हो यानी एक ही सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण संख्या में हम देखें तो शून्य होता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए अगला ही प्रश्न है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा शून्य। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो किसी वस्तु को बताने के लिए कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं ये बताने के लिए हमको पूर्ण संख्या की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि ये कितना है, 5 है, आपको बताना है अभी 4, अभी 3, अभी 2, अभी 1 और अभी 1, ये भी बंद हो गया। अब बताओ कितना उंगली है, तो आप नहीं बता सकते, कुछ नहीं है, को भी बताने के लिए संख्या की आवश्यकता होगी जो कि शून्य काम आता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा शून्य। 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होगी, 90 और 100 के बीच। यहां पर देखें तो 91, 13 सत्ते 91 हो जाता है और 92 तो एक सम संख्या है। 93 हमको देखें तो 93 3 से चला जाएगा। ठीक है, 94 भी एक सम संख्या है, 95 भी 5 से चला जाएगा, 96 एक सम संख्या है, 97 क्या होगा, एक ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है,
ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। 98 तो एक सम संख्या है, 99 तो 3 से जाएगा ही, तो ये 97 क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 9 अंक का मान केवल 9 है? 9 अंक का मान, देखिए यहां पर संख्या दिया हुआ है, उसमें जो 9 है उसका मान केवल 9 होगा। देखिए अंक का मान उसके स्थान के आधार पर तय होती है। यदि वो इकाई में है मतलब 9 है तो 9 ही होगा, यदि दहाई में है तो उसका मान जो है उसमें 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 9 90 हो जाएगा। तो यहां पर यदि सैकड़ा में है तो 900। यहां पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जहां पर 9 है जिस जगह में, तो उसका मान केवल 9 है। तो यहाँ पर तो 9000 है, यहाँ पर 90 है, इकाई में है इसलिए उसका मान एक गुना ही होगा, 9 ही होगा यार, यहाँ तो 900 है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी आंसर 759। 17 को 19 बार जोड़ने का फल है, 17 को 19 बार जोड़ना है, तो आप जोड़ोगे तो लंबा समय हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, 19 बार जोड़ने के बजाय 19 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में आया 6 और 9 एकम 9 और 6 हो जाएगा आपका 15। ठीक, अगले स्टेप में 1 सत्ते 7 और 1 एकम 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 7 5 12, हाथ में आया 1 1 1 2 और 1 3, 323। तो इसमें है 323, जी हाँ ये डी ऑप्शन देखिए 323 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 गुणा 11 भागित 11 गुणा 11। तो यहां पर आपको सबसे पहले काम कौन सा करना पड़ेगा, बोडमास नियम के तहत सबसे पहले काम आपको भाग करना पड़ेगा। तो 11 में 11 भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा, फिर गुणित 11। देखिए पहले हमने भाग किया, उसका मान 1 निकाल लिया और फिर ये इस प्रकार से हमारे साथ अगला स्टेप में 11 गुणित 1 गुणित 11 ये मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 11 एकम 11, 11 11 121, तो ये 121 इसका उत्तर होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन 121 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 0.01 में आपको जोड़ना है 0.0001 को, फिर उसमें जोड़ना है आपको 0.0000 और 1, ये इस प्रकार से आपको जोड़ना है। हमने क्या किया, दशमलव के नीचे में दशमलव लिखा है और सबको हमने क्या कर दिए हैं, बारी बारी से अब जोड़ेंगे। यहां पर देख पा रहे हैं कि इस लास्ट वाले 1 के ऊपर में कुछ नहीं है तो हम शून्य कर दें। ठीक है, यहां पर भी हम इसको शून्य से फिलअप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि 0.01 का मान हो 0.10 का 1, 0.00 का 0, 1.00 का 1, 0.00 का 0, दशमलव के नीचे में दशमलव। ये हमारे पास उत्तर आ गया कि 0.0101। यहाँ पर है कोई ऑप्शन, जी हाँ आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है 0.0101। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि 3/100 धन 5/10,000 का मान है। आप इस प्रकार से जैसे प्रश्न है ना, तो नीचे का क्या कर लेंगे, आप लघुत्तम निकाल लेंगे। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि ये 10 का गुणज है दोनों, और उसमें हम जो बड़ी संख्या है वही लघुत्तम होगा। तो यहाँ पर 10,000 हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 100 में कितना का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 100 में हम गुणा करेंगे कितने का, 100 का ही गुणा करेंगे तब जा करके 10,000 होगा। ठीक है, एक एकम 1 और 4 शून्य, 1 2 3 4, तो ये हो गया 10,000। तो 100 में हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं 100 बार, तभी जा करके 10,000 होगा। उस 100 को जो है हम गुणा कर देंगे 3 के साथ, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का पहाड़ा पढ़ें या 10,000 में कितने बार में 10,000 विभाजित होगा, तो एक ही बार में हो जाएगा। तो उस एक का गुणा हम 5 के साथ कर देते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये हो गया 305/10,000।
अब जैसा कि मैं बोलता हूं कि पीछे में क्या है, दशमलव है। अब इस दशमलव को नीचे वाले को जो है हमको 1 करना है, तो कितना कदम चलाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 कदम चलने के बाद जो है ये 1 हो जा रहा है। तो उसी तरीके से ऊपर को भी करना पड़ेगा, 1 2 3 और 1 शून्य डाल करके ये हो जाएगा 4, मतलब 0.0305, ये इसका सही आंसर होगा। क्या इस तरह से ऑप्शन में है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन देखिए, 0.0305, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 15.15 में दशमलव की स्थिति बदलने पर कौन सा बड़ा दशमलव बनाया जा सकता है? कौन सा बड़ा दशमलव बनाया जा सकता है, माने बड़ी संख्या बनाया जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दशमलव की स्थिति बदलने पर 1.515 आया, जो कि 15.15 से छोटी संख्या है। उसी प्रकार से देखें, ये दशमलव सामने में आ गया और भी छोटा हो गया। यहां पर 151.5 है, हाँ ये थोड़ा सा इससे क्या है, बड़ा है। लेकिन एक ऑप्शन और बचा है जहां पर लिखा है 1515। यहां पर आपको लग रहा होगा कि दशमलव नहीं है, लेकिन दशमलव यहां पर है जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस प्रकार से आप जितना भी इसके बाद शून्य भी डाल दें उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि शून्य है। तो हम ये मान रहे हैं कि डी ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ी संख्या है दिए गए विकल्पों में से, जहां दशमलव न होने पर भी क्या है, वो सबसे बड़ा दशमलव संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी 1515। अगला प्रश्न है, अगर 135 में 15 को 8 बार घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा? 135 में कितने को घटाना है, 15 को, कितने बार, 8 बार। तो इसको हम गुणा के रूप में लिख लें, ठीक है, 15 गुणित 8, और उसको घटाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 135 ऋण 15 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40 का, शून्य हाथ में आया 4, और 8 एकम 8 और 4 12, मतलब 120। 135 में 120 को हम घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 15। तो ये 15 इसका सही उत्तर होगा। क्या है ऑप्शन में, जी हाँ बी ऑप्शन देखिए, 15 इसका सही उत्तर है। कौन सा भिन्न 60% के बराबर है? 60% के बराबर है कौन सा भिन्न? अब इसको 60% को हम भिन्न में ही बदल लेते हैं। देखिए 60% मतलब हो जाएगा 60/100। ठीक, अब इसको हल कर लें तो क्या हो जाएगा, शून्य कट गया, शून्य कट गया, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, माने हो जाएगा 3/5। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 3/5। ठीक, अगला प्रश्न है, राशिद अपने घर से स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लगाता है। कितना मिनट लगा रहा है, 5 मिनट लगा रहा है। ठीक, उसकी चाल 40 मीटर प्रति मिनट हो, मतलब 1 मिनट में वो 40 मीटर चला जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार राशिद की चाल कितनी है, 40 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 1 मिनट में वो चल पा रहा है 40 मीटर। तो अपने घर से स्कूल पहुंचने में उसको 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में कितना चल पाएगा वो, वही उसकी दूरी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 40 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौक हो जाएगा 20, और इस शून्य का शून्य, 200 मीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 200 मीटर। ठीक है, 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। 16 आदमी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ठीक, और तो 36 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि एक आदमी को काम करने में, एक आदमी को काम करने में कितना दिन लग जाएगा। हम इस 16 को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा
16 आदमी को एक काम करने में 12 दिन लगता है, ठीक है। तो एक आदमी को काम करने में कितना लग जाएगा? 16 आदमी का भी काम उसको करना पड़ेगा। एक आदमी जो है यदि काम करे तो उसको 12 दिन क्या बोलना पड़ेगा, 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में करता है। प्रश्न में दिया है कि 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 16 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं काम को। तो एक आदमी कितना पहले ज्ञात कर लिए, एक आदमी कितना दिन में करेगा? एक आदमी यदि करता है तो उसको 16 गुना काम करना पड़ेगा, 16 गुना दिन काम करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 12 गुणित 16, 16 से उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 16 दूनी हो जाएगा 32 का 2 हाथ में आया 3 और 16 एकम 16 और 3 हो जाएगा आपका 19। यदि एक आदमी काम को करे तो 192 दिन लगेगा, तो 36 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 192 दिन जो है लग रहा है एक आदमी को। यदि 36 आदमी इसी काम को करेंगे तो उसको भाग दे देना पड़ेगा हमको, 36 से उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से हम कटा लें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 में 2 गया बच गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर ये हो जाएगा 2 निया 18, 19 में 18 गया बच गया 1, 2 के आगे में जाएगा तो 1 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 छिक्का 12। फिर हम 2 से कर लें, 2 निया 18 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 9 में 8 गया बच गया 1, 16 के मतलब 1 के आगे में जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक, 48/9। अब हम इसको 3 से वो कर देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 में 3 गया बच गया 1, 8 के सामने जाएगा तो 18 हो जाएगा, 3 छिक्का 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16/3। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, मतलब 16 को 3 से हम भाग दे देंगे, 3 पंचे 15, 16 में 15 गया बच गया 1, यानी पूरा पूरा संख्या गया 5 और शेष बचा 1/3 के जगह में 3 ही लिखेंगे, तो ये 5 सही 1/3 आएगा। क्या इस प्रकार से है? ऑप्शन में देखते हैं। जी हाँ, ये पहला ही ऑप्शन देखिए, 5 सही 1/3 दिन, ये इसका सही आंसर होगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। अब देखते हैं कि 0.003 गुणा 0.01 गुणा 0.1 का गुणनफल है। जब इस प्रकार से प्रश्न आए कुछ इस तरीके से कि 0.003 गुणा 0.01 गुणा 0.1, ठीक है। अब ये इसको जो है हमको जो है गुणनफल निकालना है, तो कुछ समय के लिए हम क्या कर देंगे, ये दशमलव को जो है नजरअंदाज कर देंगे, 1 एकम 1, 1 या 3, ये तो 3 आ गया, ठीक। अब उसके बाद हम गिनती लगाएंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 5 और ये 6, टोटल सब मिलाकर के हम देखें तो कितना है, 6। तो यहाँ पर तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर भी उत्तर में भी जैसा प्रश्न में है 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक है, उत्तर में भी हम लाएंगे तो दशमलव के बाद ये देखिए 6 अंक हमने निकाल लिया, 0.0000003। ये यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर कितना शून्य है, 5 तो शून्य है, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, 0.00003, ये इसका उत्तर है, ठीक। यदि भाजक 18 और भागफल क्या है 12 है और शेष है 7, तो भाज्य पता करो। भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होगा भाजक जो भाग करने वाला है और जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, ये इसका क्या है सूत्र है। यहां पर भाजक दे दिया है 18 गुणा भागफल कितना दिया है 12 और धन शेष फल 7। अब इसको हल करेंगे
तो हमको जो है भाज्य पता चल जाएगा। पहले हम काम कर लेते हैं गुणा करने का, तो गुणा कर लेते हैं 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हाथ में आया 9 और 12 एकम 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, और उसमें हम 7 को फिर बाद में जोड़ेंगे। 216 में हम 7 को यदि हम जोड़ दें तो हो जाएगा क्या, 6 और 7 हो जाएगा आपका 13, हाथ में आया 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2 और 2 का 2, मतलब 216 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 223। क्या इस प्रकार से है ऑप्शन में? जी हाँ, देखिए सी ऑप्शन 223 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या 10 ऋण 6 गुणा 2 धन 4 गुणा 5 के बराबर है। ठीक है, लिख लेते हैं हम 10 ऋण 6 गुणा 2 धन 4 गुणा 5। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम? सबसे पहले काम करेंगे गुणा का, तो 10 ऋण 6 दूनी हो जाएगा 12, धन का धन 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर यह धनात्मक संख्या है और 10 भी धनात्मक संख्या है। 20 और धन 10 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, 30 में हम 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा 18, तो 18 इसका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन है इसका 18, ये सही आंसर है। आशा है आप लोगों के सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं, किस तरह से उसका उत्तर निकालना है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए परीक्षण में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।